हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा राज्यसभा में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के बारे में बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है क्या, कितने टाइप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इस फ्रेमवर्क में कवर किया गया है, IPR के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं अंडर IPR पॉलिसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते क्या हैं, कौन कौन से इश्यूज़ है रिलेटेड टू IPR रिजीम, कौन कौन से ट्रीटीज़ और कन्वेंशन किए गए हैं रिलेटेड टू IPR, और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्वेश्चन जो कि UPSC के प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया है, बताना है इन तीनों में स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है इंडियन पेटेंट एक्ट के अनुसार से जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है सीड्स को क्रिएट करने में, उसको इंडिया में पेटेंट किया जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट है इंडिया में कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलेट बोर्ड नहीं है। और थर्ड स्टेटमेंट है प्लांट वेराइटी एलिजिबल नहीं है इंडिया में पेटेंट के लिए। तो बताना इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें, सही आंसर को मैं हट दे दूंगा और इस PDF को डाउनलोड करके भी सही आंसर पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है क्या। इस फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया था अंडर नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट पॉलिसी 2016। इसमें जितने भी तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैं उसको एक सिंगल डॉक्यूमेंट में रखा गया है। इस इंस्टीट्यूशनल को सही से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, IPR का मॉनिटरिंग और रिव्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के लिए अच्छे से काम करता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कवर किए गए हैं इस फ्रेमवर्क में। तो पहला है पेटेंट। तो इसके लीगल प्रोविज़न का बात करें तो पेटेंट एक्ट 1970, पेटेंट रूल 2003 जिसको कि अमेंड किया गया है 2014, 16, 17, 19, 20 और 21 में। पेटेंट में सब्जेक्ट का बात करें तो जिस चीज़ का पेटेंट करवाया जाएगा वो एक नोवेल, इनोवेटिव और उसका इंडस्ट्रियल यूटिलिटी होना चाहिए और ये पेटेंट 20 साल के लिए वैलिड रहेगा। वहीं ट्रेडमार्क का बात करें तो इसमें है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और ट्रेडमार्क रूल 2017। इसमें ब्रांड नेम, लोगो, डिज़ाइन जो बनाए जाते हैं कमर्शियल बिजनेसेस के लिए और कमर्शियल पर्पस से उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये 10 साल का इसमें प्रोटेक्शन मिलता है और इसको एडिशनल पेमेंट दे करके 10-10 साल के लिए फर्दर रिन्यू भी किया जा सकता है। नेक्स्ट IPR का बात करें तो वो है डिज़ाइन। इसके लीगल प्रोविज़न का बात करें तो डिज़ाइन एक्ट 2000 और डिज़ाइन अमेंडमेंट रूल्स 2021। तो इसमें डिज़ाइन का बात किया जाए तो न्यू और ओरिजिनल डिज़ाइन, ऑर्नामेंटल और विजुअल अपीयरेंस ये सब सब्जेक्ट में रखा गया है। इसमें टर्म्स एंड प्रोटेक्शन का बात किया जाए तो इसमें 10 ईयर्स का प्रोटेक्शन मिलता है और इसको 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉपीराइट्स। इसमें जो लीगल प्रोविज़न है कॉपीराइट एक्ट 1957, कॉपीराइट रूल 2013 जिसको 2021 में अमेंड किया गया था। इसमें सब्जेक्ट का बात करें तो जितने भी क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, लिटरेरी, म्यूजिकल और ऑडियो विजुअल वर्क है वो सब कॉपीराइट में आते हैं। इसके टर्म का बात करें तो जो ऑथर होता है उसके लिए कॉपीराइट लाइफ टाइम के लिए माना जाता है, यानी कि 60 ईयर प्लस। प्रोड्यूसर के लिए भी 60 ईयर्स और परफॉर्मेंस के लिए 50 ईयर्स। नेक्स्ट है जोग्राफिकल इंडिकेटर्स। जोग्राफिकल इंडिकेशन, इसके लीगल प्रोविज़न का बात करें तो जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 और जोग्राफिकल रूल 2002 जिसको कि अमेंड किया गया था 2020 में। इसमें ऐसे गुड्स जो कि कोई स्पेसिफिक जोग्राफिकल लिंकेज से उसमें कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया हो। ये एग्रीकल्चर गुड्स भी हो सकता है, नेचुरल गुड्स भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी हो सकता है और हैंडीक्राफ्ट फूड स्टफ्स भी हो सकता है। ये जो जोग्राफिकल इंडिकेटर्स है ये 10 साल के लिए वैलिड होता है और फिर एडिशनल पेमेंट दे करके हर एक 10-10 साल में इसको रिन्यू करवाया जा सकता है। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बात करें तो सेमीकंडक्टर में इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन होता है उसके बारे में। तो इसके लिए जो लीगल प्रोविज़न है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन 2000 और 2001। इसमें ट्रांजिस्टर का लेआउट और अदर सर्किट एलिमेंट्स भी शामिल है। ये 10 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है। नेक्स्ट है ट्रेड सीक्रेट। इसके लीगल प्रोविज़न का बात करें तो जो IPC कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और जो कॉपी राइट एक्ट के लिए जो कॉमन लॉ है उसी को ट्रेड सीक्रेट एक्ट में भी रखा गया है। इसमें सब्जेक्ट का बात करें तो ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जिसका कमर्शियल वैल्यू होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसका वैलिडिटी का बात करें तो जब तक कॉन्फिडेंशियलिटी वैलिड रहता है तब तक इसको सेफगार्ड मिलता है। नेक्स्ट है आपका प्लांट वैराइटीज़ एक्ट। प्लांट वैराइटीज़ में लीगल प्रोविज़न की बात करें तो प्लांट वैराइटीज़ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001
इसके सब्जेक्ट का बात किया जाए तो इसमें ट्रेडिशनल वैरायटीज़, लैंड रेसेस और जितने भी डेवलप्ड वैरायटीज़ हैं, नॉन ट्रेडिशनल और लैंड रेस जो कि 1 साल से 15 साल के बीच में है और 1 साल से 18 साल के बीच में है, इन केस ऑफ ट्रीज़ और वेन्स उसको प्लांट वैरायटीज़ के अंदर रखा गया है। और इसका वैलिडिटी का बात करें तो ये 6 से 10 साल के लिए वैलिड रहता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का अवेयरनेस, इसका आउटरीच और प्रमोशन इंपॉर्टेंट हो जाता है टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल बेनिफिट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अमंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दूसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जनरेशन को लेकर के। तीसरा है लीगल और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव होता है जो कि ऑनर्स के राइट्स को सेफगार्ड करता है विथ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को लेकर के। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज करना चाहिए और स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि वो सर्विस ओरिएंटेड हो सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव का बात करें तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। IPR के माध्यम से वैल्यू मिलना चाहिए, उसका कमर्शियल वैल्यू मिलना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव का बात करें तो इन्फोर्समेंट एंड एजुकेशन। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर कोई इन्फ्रिंज करता है तो उसको कॉम्बैट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट और एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। इसके ऑब्जेक्टिव का बात करें तो इसमें ह्यूमन कैपिटल को और ज़्यादा स्ट्रेंथन प्रोवाइड करना एंड एक्सपैंड ह्यूमन रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी फॉर टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च, स्किल बिल्डिंग इन IPR। चलिए अब हम लोग समझते हैं कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी। तो पहला है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की अवेयरनेस और बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। दूसरा है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स। ये हर एक साल दिया जाता है टू रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड द टॉप अचीवर्स कंप्राइजिंग इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरप्राइजेज फॉर देयर IP क्रिएशन एंड कमर्शियलाइजेशन। थर्ड इनिशिएटिव का बात करें तो स्कीम फॉर फैसिलिटेटिंग स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। ये स्टार्टअप को इनकरेज करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करें। फोर्थ है पेटेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम। इसके जरिए फाइनेंशियल, टेक्निकल और लीगल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर फाइलिंग एंड ऑब्टेनिंग पेटेंट। चलिए अब हम लोग समझते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं। तो कोई भी लोग अपने माइंड से अगर कुछ चीज़ क्रिएट करते हैं तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। जैसे अपना माइंड का इस्तेमाल करके कुछ भी हो सकता है, म्यूजिक, पेंटिंग या कुछ क्रिएटिव वर्क्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जरिए उस क्रिएटर को एक्सक्लूसिव राइट मिलता है कि वो जो क्रिएट किया है उसका यूज वो किस तरह से, जिस तरह से करना चाहता है कर सकता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और इस राइट को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के आर्टिकल 27 में भी मेंशन किया गया है। इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इंपॉर्टेंस को पहली बार पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 में रिकॉग्नाइज किया गया है। और उसके बाद फिर ब्रेन कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क 1886 में इसके इम्पोर्टेंस को समझा गया। ये दोनों ट्रीटी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर किया जाता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के नीड के बारे में, इसका ज़रूरत क्यों है। तो इससे इनोवेशन इनकरेज होता है। ये IPR एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कुछ भी नया क्रिएट करने के लिए इनकरेज करता है। इससे और फर्दर इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। सेकेंड है इकोनॉमिक ग्रोथ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रमोशन और प्रोटेक्शन फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है, नए जॉब्स क्रिएट करता है और नए इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में भी हेल्प करता है। थर्ड है क्रिएटर्स के राइट को सेफगार्ड करने में हेल्प करता है। इसमें इंटेलेक्चुअल कमोडिटीज़, इंटेलेक्चुअल गुड्स, सर्विसेज, ये सब के लिए एक सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाता है फॉर सर्टेन लिमिटेड टाइम राइट्स। फोर्थ है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। इनोवेशन और क्रिएटिविटी प्रमोट करने से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ता है। फिफ्थ है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। IPR से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करने में आसानी होता है। किसी भी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर और लाइसेंसिंग के थ्रू टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कौन कौन से इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू IPR रेजिम। पहला है पेशेंट फ्रेंड लाइन्स ओवर पब्लिक हेल्थ। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी रिकॉग्नाइज करता है इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर को, इसके कंट्रीब्यूशन को। इसके कारण इंडिया एफोर्डेबल मेडिसिन ग्लोबली प्रोवाइड करवा पाता है, जिसको जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। वैसे मेडिसिन जिसका पेटेंट राइट 10 ईयर्स के बाद ख़त्म हो जाता है तो उसको जेनरिक मेडिसिन
कहा जाता है और वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी होता है कि उसका कोई कंपनी ब्रांड होता नहीं है, इसीलिए वो चीप होता है। सेकेंड है डाटा इंक्लूसिविटी। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, इन लोगों को एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है फॉर कमर्शियल यूज ऑफ टेस्ट डेटा और अदर डेटा सबमिटेड टू द गवर्नमेंट। थर्ड है रिजल्टिंग एंटी कॉम्पिटिटिव मार्केट। पेटेंट एक्ट में 4 स्टेक होल्डर्स होते हैं, सोसाइटी, गवर्नमेंट, पेटेंट जो करवाता है और कॉम्पिटिटर्स। इसमें सिर्फ पेटेंटेंट्स को बेनिफिट होता है और अदर स्टेक होल्डर्स के राइट को अंडरमाइन किया जाता है, जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव मार्केट तैयार करता है, जो कि सही नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आईपीआर से रिलेटेड कौन कौन से ट्रीटीज़ और कन्वेंशन है। तो ग्लोबली बात करें तो इंडिया WTO का एक मेंबर कंट्री है और इसीलिए इंडिया ट्रिप्स एग्रीमेंट को फॉलो भी करता है, ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट। इंडिया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो का भी मेंबर है। विपो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया विपो एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और कन्वेंशन जितने भी होते हैं आईपीआर से रिलेटेड, उसका भी इंडिया मेंबर है, जैसे कि बुडापेस्ट ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल रिकॉग्निशन डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द पर्पस ऑफ पेटेंट प्रोड्यूसर, जिसको 1977 में इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। सेकेंड है पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जिसको 1883 में अडॉप्ट किया गया था। थर्ड है कन्वेंशन इस्टेब्लिशिंग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1967 में अडॉप्ट किया गया था। फोर्थ है बर्न कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क, जिसको 1886 में अडॉप्ट किया गया था। और फोर्थ है पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी, जिसको 1920 में अडॉप्ट किया गया था। वही नेशनल ट्रीटी का बात करें तो इंडिया के पास है नेशनल इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, इसको 1972 में लाया गया था, जो कि इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1911 को रिप्लेस करके लाया गया और इसको 2005 में अमेंड किया गया और इसमें अमेंड करके इसके और ज़्यादा इसके राइट को एक्सटेंड किया गया, जिसमें टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड किया गया, इंक्लूडिंग फूड, ड्रग्स, केमिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब को भी पेटेंट एक्ट के थ्रू लाया गया। चलिए हम लोग बात करते वे फॉरवर्ड का। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यह अक्सर बहुत से चैलेंजेस फेस करता रहता है इन स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन प्रोवाइडिंग एक्सेस एसेंशियल गुड्स लाइक मेडिसिन, इंसेंटिवाइजिंग इनोवेशन थ्रू पेटेंट्स। इंडिया कैन इन्वॉल्व एडॉप्टिंग मेजर्स जिससे इनोवेशन इनकरेज हो सके और अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस हो सके और एसेंशियल गुड्स भी अफोर्डेबल रेट पे मिल सके। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी और बिजनेस मॉडल कंटिन्यू इवॉल्व हो रहा है, तो यह ज़रूरी हो जाता है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड लॉज है उसको समय समय पर अपडेट करते रहना, ताकि वो रिलीवेंट रहे और इफेक्टिव हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिजिम को फ्लेक्सिबल होना जरूरी है टू एड्रेस इमर्जिंग चैलेंजेस सच एज दोज पीरियड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।